नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्नों के बारे में। इससे पहले भी हम कई सीरीज़ अपलोड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए फिर बात करते हैं। विद्युत चालक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा निर्भर करती है, तो आपकी H बराबर I²RT आपका होता है। तो आपकी I²RT यानी धारा की प्रकृति पर आपका निर्भर करती है। आगे चलते हैं। किस तरंग का औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान बराबर होता है? तो आपका वर्गाकार तरंग का औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान आपका बराबर होता है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो में अंत तक बने रहें। आगे चलते हैं। वोल्टेज समीकरण E = 40 sin 340t में प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति होगी। तो इसकी आवृत्ति आपकी 60 हर्ट्ज आपकी होगी। आगे चलते हैं। एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति वह होती है। तो आपकी शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति आपकी 0 होती है। एक शुद्ध कैपेसिटर में औसत शक्ति आपकी वह होती है। तो आपकी शुद्ध प्रेरकत्व और आपका इंडक्टर यानी कैपेसिटर में आपकी औसत शक्ति 0 होती है, और इन दोनों का पावर फैक्टर भी आपका 0 ही होता है शुद्ध का, और शुद्ध रेजिस्टिव का आपका पावर फैक्टर यूनिटी यानी 1 होता है। आगे चलते हैं। एक आदर्श चौक कुंडली 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज की सप्लाई पर 15 मिली एम्पीयर की धारा लेती है। चौक में कितनी शक्ति व्यय होगी? तो आपकी चौक में आदर्श है, इसलिए उसका शक्ति व्यय होगी आपकी 0 होगी। आगे चलते हैं। एक एलसी परिपथ में दोलन की आवृत्ति होगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एलसी परिपथ में दोलन की आवृत्ति आपकी 1/2π√LC होगी। आगे चलते हैं। एक शुद्ध प्रतिरोधी टंगस्टन फिलामेंट बल्ब का शक्ति गुणक होगा। यानी टंगस्टन फिलामेंट का जो आपका शक्ति गुणक होता है आपका यूनिटी होता है। वर्गाकार तरंग का आवर्ती फैक्टर होता है, तो आपका यूनिट उसका भी 1 होता है। आगे चलते हैं। त्रिभुजाकार तरंग का आवर्ती फैक्टर होता है, तो आपका 1.15 इसका आवर्ती फैक्टर होता है। किसी परिपथ का शक्ति गुणक 0 होता है, तब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के कारण आपका होता है। आगे चलते हैं। सबसे कम शक्ति गुणक वाली युक्ति है, तो आर्क लैंप का आपका शक्ति गुणक सबसे कम होता है। आगे चलते हैं। अनुनाद आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर परिपथ का व्यवहार होता है, तो आपका प्रेरकीय होता है। अनुनाद आवृत्ति से कम आवृत्ति पर परिपथ का व्यवहार होता है, तो आपका धारितीय यानी कैपेसिटिव होता है। अधिक पर आपका प्रेरकीय और कम पर आपका धारितीय कैपेसिटिव होता है। आगे चलते हैं। एक श्रेणी परिपथ का अनुनाद वक्र किसके मध्य खींचा जाता है? तो आपका आवृत्ति और प्रतिबाधा के मध्य इसका वक्र खींचा जाता है। एक शुद्ध इंडक्टर का शक्ति गुणक आपका 0 होता है, और शुद्ध कैपेसिटिव का भी आपका 0 होता है। शुद्ध रेजिस्टिव का आपका यूनिटी यानी 1 होता है। इंडक्टर ऊर्जा का संग्रहण करता है, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा का संग्रहण करता है। एक शुद्ध इंडक्टेंस में धारा वोल्टेज से होती है, तो 90 डिग्री आपका लैगिंग होती है। कैपेसिटेंस में धारा का मान वोल्टेज से होता है, तो 90 डिग्री लीडिंग होता है कैपेसिटेंस में। और रेजिस्टेंस की बात करें तो धारा और वोल्टेज आपके समान फेज में
आपकी होती हैं। आगे चलते हैं, एसी को डीसी में किसकी सहायता से परिवर्तित किया जा सकता है? तो आपका रेक्टिफायर की सहायता से परिवर्तित किया जा सकता है। कैपेसिटर डीसी परिपथ में कैसे व्यवहार करता है? तो आपका इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है कैपेसिटर डीसी परिपथ के लिए। डीसी सप्लाई की आवृत्ति होती है, तो डीसी सप्लाई की आवृत्ति आपकी 0 होती है। डीसी सप्लाई का आयाम कितना होता है? तो आयाम इसका आपका अनंत होता है। पीक फैक्टर होता है, तो अधिकतम मान बटे वर्ग माध्य मूल मान के इसके इन दोनों के अनुपात को आपका पीक फैक्टर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फ्रॉम फैक्टर, तो फ्रॉम फैक्टर आपका वर्ग माध्य मूल मान बटे औसत मान यानी आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू को आपका फ्रॉम फैक्टर कहते हैं। क्रिस्टल कैसा वोल्टेज उत्पन्न करता है? तो आपका एसी वोल्टेज उत्पन्न करता है क्रिस्टल। एक वैक्यूम ट्यूब का फिलामेंट ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए 0.4 एम्पेयर डीसी सप्लाई दी जाती है। यह एसी के किस मान के बराबर है? तो एसी के आपके 0.4 एम्पेयर आरएमएस वैल्यू के बराबर होता है। इंसुलेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज निर्भर करता है, तो एसी के आपके पीक मान पर आपका निर्भर करता है। आगे चलते हैं, इंडक्टिव रिएक्शंस एक्सएल और आवर्ती में क्या संबंध होता है? तो आपका एक्सएल अनुक्रमानुपाती फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी के आपका समानुपाती होता है। एक्सएल इजकल टू 2π f इंटू एल यानी फ्रीक्वेंसी के आपके समानुपाती होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी और आवर्ती एफ में क्या संबंध होता है? तो एक्सी इजिकल टू 1/2π f इंटू सी यानी आपके व्युत्क्रमण कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमण होता है। शुद्ध प्रेरक परिपथ में पावर क्यों 0 होती है? क्योंकि पावर फैक्टर 0 होता है, इसलिए शक्ति भी आपकी 0 होती है। आरएल सीरीज परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच का फेज अंतराल फाई का मान बढ़ेगा यदि आपका एक्सएल बढ़ा दिया जाए तो इसका मान भी बढ़ जाएगा। एसी परिपथ में पावर उत्पन्न होती है, तो आपकी V मैक्सिमम I मैक्सिमम अपॉन √2 इंटू cos फाई पावर उत्पन्न होती है। एसी परिपथ का पावर फैक्टर होता है, तो आपका प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा यानी R/Z के बराबर होता है। एसी परिपथ का पावर फैक्टर बढ़ा दिया जाए तो रिएक्टिव पावर कम हो जाएगी। पावर फैक्टर कम होने से आश्चर्य है, तो रिएक्टिव पावर का अधिक होना पावर फैक्टर कम होने का आश्चर्य है। एसी परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो आपकी एक स्केलर यानी अदिश राशि होती है प्रतिबाधा। आरएलसी सीरीज परिपथ में एक्सएल का मान अधिक होने पर फेज कोण आपका धनात्मक होता है। आरएलसी सीरीज परिपथ में एक्सी का मान अधिक होने पर फेज कोण आपका ऋणात्मक होता है। रेजोनेंस आवृत्ति होती है FR इजकल टू 1/2π √LC के बराबर होती है। रेजोनेंस परिपथ होता है, तो आपका प्रतिरोधी यानी रेजिस्टिव परिपथ होता है। आरएलसी सीरीज परिपथ में एक्सएल अधिक होने पर पावर फैक्टर आपका लैगिंग हो जाता है। आरएलसी सीरीज परिपथ में एक्सी अधिक होने पर पावर फैक्टर आपका लीडिंग हो जाता है। रेजोनेंस परिपथ का पावर फैक्टर आपका यूनिटी होता है। आरएलसी परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है। आरएलसी सीरीज परिपथ में प्रतिबाधा आपकी न्यूनतम होती है। आगे चलते हैं, आरएलसी सीरीज परिपथ में पावर फैक्टर प्रदर्शित करते हैं, तो cos फाई इक्वल टू R/Z या R/√R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, इस प्रकार आप पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। आरएलसी सीरीज परिपथ में XL का मान अधिक होने पर आपका परिपथ इंडक्टिव होता है। आरएलसी सीरीज परिपथ में रेजोनेंस की शर्त XL इजिकल टू XC के बराबर होगा, तब आपका रेजोनेंस परिपथ कहलाता है। सीरीज रेजोनेंस परिपथ को कहते हैं, तो आपका वोल्टेज मैग्नीफिकेशन कहते हैं। समांतर रेजोनेंस परिपथ को आपका धारा मैग्नीफिकेशन कहते हैं।
समांतर परिपथ में धारा का मान होता है तो आपका न्यूनतम होता है। समांतर रेजोनेंस परिपथ में प्रतिबाधा का मान आपका अधिकतम होता है। यदि सप्लाई आवृत्ति समांतर रेजोनेंस आवृत्ति से कम है तो परिपथ आपका इंडक्टिव होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्न। उम्मीद करता हूँ सब समझ आए होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसका सेकंड पार्ट लेकर। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।